हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शंस। पहले हमने की थी SN2 रिएक्शंस, एक बार उसकी समरी देख लेते हैं। तो जो SN2 रिएक्शन थी उसमें क्या थे, 4 मेन पॉइंट्स थे। सबसे पहला सबस्ट्रेट में क्या था, मिथाइल सबसे पहले रिएक्ट करेगा, उसके बाद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, क्योंकि जो ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, जो डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और जो लिविंग ग्रुप था उसकी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए थी कि वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सके अपने ऊपर, जो हैलाइड्स के अंदर हैं। और डाउन द ग्रुप जब हम हेलोजेंस के अंदर जाएंगे तो उनकी क्या होगी, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। फोर्थ है सोलवेंट। अब सोलवेंट कैसा था, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट चाहिए, पोलर एंड एप्रोटिक सोलवेंट चाहिए था। किसके लिए, SN2 रिएक्शंस के लिए, क्योंकि वो सोलवेट करेगा किसको, कैटायन को, और न्यूक्लियोफाइल को फिर क्या हो जाएगी, इजीली वो न्यूक्लियोफाइल किस पे, सबस्ट्रेट पे जाके रिएक्ट कर पाएगा। इसलिए हम पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यूज़ करते हैं। अब आ गई SN1 रिएक्शन। देखो जो सबस्ट्रेट होगा ना वो तो सेम होता है दोनों कंडीशंस में। अब बस एक बात ध्यान रखना कि जो SN2 रिएक्शन है वो कैसे होती है, जैसे आप हाइड एंड सीक खेलते हो ना, तो धप्पा मारते हो तो पीछे से जाके धप्पा मारनी होती है, तो उसी तरीके से है जो SN2 रिएक्शन वो बैक साइड अटैक करती है, मतलब पीछे से जाके अटैक करती है और आगे से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो अगर पीछे से अटैक करना है तो क्या होना चाहिए, हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। लेकिन SN1 के अंदर क्या होगा, इसका थोड़ा सा अलग स्टोरी है। SN1 की होती है ये कि सबस्ट्रेट तो वही रहेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल, और उनके ऊपर क्या लगे होंगे, लिविंग ग्रुप्स, और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। हालांकि जो SN2 थी उसमें क्या हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, कोई मतलब इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था, सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या थी, एक साथ चल रही थी। ठीक है। द रिएक्शन ऑफ टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड विद हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो SN1 के अंदर क्या है, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो ये इंटरमीडिएट होगा। अब आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। अब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो गरीब हो गया एकदम से, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो क्या चाहिए होगा उसे कि जो दूसरे ग्रुप उससे लगे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन दे, ताकि वो स्टेबल हो सके। अब एक तो पहले ही गरीब, ठीक है, और ऊपर से उसके रिश्तेदार उससे भी ज़्यादा गरीब, तो वो उससे उल्टा मांग और लेंगे पैसे। एक ये है कि भाई हाँ, थोड़ा सा किसी का वो हो गया, बुरा टाइम चल रहा है, तो उसके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा डोनेट करके और थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होने चाहिए उसके आसपास, तो इसी वजह से इसका ऑर्डर क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा SN1 रिएक्शन के अंदर, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसमें कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है और SN2 के अंदर क्या था, इन्वर्जन था, पीछे से आके अटैक हो रहा था, तो उसे हिंड्रेंस कम चाहिए थी। ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब SN1 रिएक्शन, वो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होगी, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन में, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन में क्या हो रहा है, देखो ये जो कार्बन है इसके ऊपर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अगर Br कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर निकल भी गया तो क्या होगा, ये जो CH3 हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसे, मतलब थोड़ा थोड़ा शेयर कर देंगे, ताकि जो इसकी कमी थी वो बिल्कुल तो पूरी नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। और दूसरा हाइपर कंजुगेशन का भी इफेक्ट होता है, जो आपने पढ़ा होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है। तो ये दो चीज़ें स्टेबलाइज करती है किसी कार्बोकैटाइन को। अभी इन CH3 की जगह 3 CH3 की जगह उन्होंने मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते CF3, तो उससे क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती, क्योंकि जो हमें क्या चीज़ देखनी है इसमें, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। अब जो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमने ले रखा है ना, इसके ऊपर क्या किसने अटैक कर दिया, Na+I- ने अटैक कर दिया। Na+ तो यू का ही रहेगा सोल्यूशन के अंदर,
क्योंकि जो Br- आएगा वो इसके साथ आयनिक कंपाउंड बना लेगा ना NaBr। तो ये I- क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो ये जाके रिएक्ट कर देगा और ये रिएक्शन रैपिड है क्योंकि कार्बोकैटाइन क्या है, स्टेबल। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आर एसेंशियली इनर्ट टू। अब ये इन्होंने ये बता रखा है कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, अब ये SN2 रिएक्शन के अंदर ले लो, उसके अंदर क्या होगा, ये अच्छे से रिएक्शन होगी ही नहीं क्योंकि SN2 में क्या था, बैक साइड से अटैक। अब पीछे 3 मोटे मोटे ग्रुप लगे हुए, मतलब ये मान के देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान आपको पीटने आ रहा है, ठीक है। अब आपके 3 भाई हैं बड़े, मतलब बाउंसर टाइप के, वो जो आपके आसपास खड़े हों, तो और पीछे से अगर कोई आपको पीटने आ गया, यूँ चाह रहा हो कि पीछे से मारूंगा मैं तो इसको खड़े खड़े के, तो क्या होगा, वो नहीं मारने देंगे क्योंकि वो आपके आसपास हैं। लेकिन अगर आपके आसपास क्या हो, पतले पतले आप जैसे, मतलब हल्के फुल्के आपके भाई बहन हो, छोटे छोटे हो आप चारों के चारों, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा आके आपको पीट के चला जाएगा, यही होता है ना। तो हर जगह का यही है। SN2 में क्या था, वो पीछे से आके पीटने के लिए क्या चाहिए था, उसे स्टेरिंग हिंड्रेंस कम होगा तभी तो आएगा वो पीछे से अटैक करने के लिए। अगर आपके पीछे स्ट्रॉन्ग बंदे खड़े हों तो वो कैसे आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। तो SN2 क्या होगा, इनर्ट हो जाएगी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए। बल्कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें कार्बोकैटाइन चाहिए, मतलब उसमें मदद चाहिए, जो ज़्यादा देने वाले होंगे वो ज़्यादा मदद करेंगे, तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब SN1 को हम क्या लिखेंगे, S मतलब सब्सटीट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब यूनिमोलिकुलर, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा इसका रेट। SN1 रिएक्शन ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और ये क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है क्योंकि रेट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। बल्कि जो SN2 रिएक्शंस हमने पढ़ी थी वो क्या थी, 2 सेकेंड ऑर्डर थी ना। क्यों थी सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि एक तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन इसमें न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि जो SN1 रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। SN1 के अंदर जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा ना, वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो कि स्लो स्टेप होगा। अब हमें पता है कि जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शन है वो RDS स्टेप पे डिपेंड करती है। तो जो स्लो स्टेप क्या है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, और उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आके अटैक कर रहा है ना। इसीलिए क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। द रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड नोट द न्यूक्लियोफाइल, मतलब रेट डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो कि एल्काइल हैलाइड के अंदर है, ना कि न्यूक्लियोफाइल की। The order of reactivity of substrate for SN1 reaction is reverse of SN2। और अब जो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी है ना वो रिवर्स हो जाएगी किसकी, SN2 के, क्योंकि SN2 में हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, इसमें हिंड्रेंस मतलब डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए। तो इसी वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर विनाइलिक, फिनाइल और फिर मिथाइल, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1। अब इसकी मैकेनिज्म देख लो। पहले क्या हो रहा है, मैकेनिज्म SN1 की 2 स्टेप के अंदर हो रही है। पहला स्टेप क्या है, जो Br- है वो निकल रहा है कार्बन से उसके इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। और यही क्या है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो जो न्यूक्लियोफाइल I- रिएक्ट कर रहा है, कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, वो क्या है, सेकंड स्टेप है। तो ये क्या होगा, इस पे रेट हमारा डिपेंड नहीं करेगा। और लास्ट में न्यूक्लियोफाइल लगाना था हमने लिविंग ग्रुप को हटा के, तो ये आ गया। तो यही थी SN1 रिएक्शन स्टेप। अब जो मैंने आपको बताया वही है, ये दोनों पढ़ लेना। नोट दैट द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द स्लोअर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
और ये नोट करके लिख लो कि जो 2 स्टेप थे उसमें जो पहला स्टेप था वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन था, वहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं था, इसलिए वो रेट लिमिटिंग स्टेप के अंदर नहीं आता है। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, अब जो रेट है SN1 रिएक्शन का वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा ना। एक तो सॉल्वेंट कैसा है, एक लिविंग ग्रुप कैसा निकलेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की पावर पे इंडिपेंडेंट होगा। क्यों होगा? बल्कि SN2 में किस पे डिपेंड कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल पे, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर आ रहा था, वो रेट डिपेंड कर रहा था न्यूक्लियोफाइल पे। लेकिन जो SN1 रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इस पर डिपेंड नहीं करता। इसी वजह से इसमें सिर्फ 3 फैक्टर मेन होंगे। पहला तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा एबिलिटी लिविंग ग्रुप की, तीसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब पहला हम कंसीडर करेंगे क्या? सबस्ट्रेट को। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड फॉर्म अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा लगे होने चाहिए। तो 3 डिग्री में 3 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 डिग्री में 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 1 डिग्री में 1 मिथाइल, और फिर सिर्फ मिथाइल के अंदर क्या है? तीनों के तीनों हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा? कम स्टेबल, ये उतना स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में भी तो पढ़ेंगे ना हम, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यही है और इसी के ऊपर पूरी रिएक्शन चलेगी। अब एल्काइल ग्रुप आर वीक इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मतलब जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो वीक इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। दे स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय इंडक्शन थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। अब ये क्या कर रहे हैं? 2 इफेक्ट से दे रखे हैं। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, प्लस आई इफेक्ट, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो हो गया, क्या हो गया? स्टेबल हो गया कार्बोकेटाइन। और दूसरा क्या है? हाइपर कंजुगेशन की वजह से, जिससे क्या होगा? पार्शियल ओवरलैप होगा एल्काइल C2H बॉन्ड विद MTP ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब जो कार्बोकेटाइन का क्या है? p ऑर्बिटल खाली है ना, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? कार्बन जो sp3 और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसका ओवरलैप हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो एलाइल और बेंजाइल हैलाइड हैं वो जल्दी से SN1 रिएक्शन दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है चार्ज का पाई सिस्टम से। देखो 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन, अब वो डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है? इस वाले पे, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स 2 बन रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है एलाइलिक के अंदर भी और इसके अंदर बेंजाइलिक के अंदर भी। ठीक है, जहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ना डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन घूम पा रहे हैं उस सिस्टम के अंदर तो क्या होगा? वो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है कार्बोकेटाइन की। एक जगह बैठा चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, और अगर वो घूमेगा ना रिंग के अंदर और इस डबल बॉन्ड्स के अंदर तो वो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। अब इंक्रीजिंग कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री बेंजाइलिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 3 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक। उसके बाद क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर विनाइल और फिनाइल पे तो कम होगा ही, और मिथाइल पे तो बिल्कुल कम, क्योंकि उस पे तो हाइड्रोजन है, वो बेचारा खुद एक इलेक्ट्रॉन ले रहा, वो क्या देगा। Note that 1 degree allylic and 1 degree benzylic carbocations are about as stable as 2 degree alkyl carbocations। मतलब जो 1 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है ना वो इतने ही स्टेबल है जितना 2 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटाइन, और 2 डिग्री एलाइलिक और 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है? 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन जितना। और जो 3 डिग्री एलाइलिक और 3 डिग्री का बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है वो
मोर स्टेबल है किससे, 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटाइन से। नोट दैट फिनाइल एंड विनाइल कार्बोकेटाइन आर अनस्टेबल। फिनाइल एंड विनाइल हैलाइड डू नॉट यूजुअली रिएक्ट बाय SN1 और SN2 रिएक्शंस। मतलब जो फिनाइल और विनाइल है वो क्या है, sp2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। sp2 क्या होता है, खुद ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और इलेक्ट्रॉन मतलब गरीब के पास और गरीबी करेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी तो और कम होगी ना उसकी बेचारे की। तो फिनाइल और विनाइल हैलाइड के ऊपर क्या होगा, SN1 या SN2 दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं देते। अब इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस। अब हम दोबारा से उस चीज़ को याद करते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल का नेचर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस के ऊपर, क्योंकि जो RDS स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और डिसोशिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप पे। ऑल कार्बोकेटाइन आर वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब सारे कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ना। एंड इवन वीक न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जिसके पास खुद ही कमी है वो क्या करेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसके मतलब कमी है इसी वजह से वो कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं ना उसे, तो वो डोनेट क्या करेगा, उसके पास खुद ही नहीं है। तो लाइक H2O एंड मिथेनॉल विल रिएक्ट क्विकली विद देम। मतलब H2O और मिथेनॉल क्या करेंगे, जल्दी से उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो अपने लोन पेयर दे देगा उसे। अब ऐसे ही मिथेनॉल, एल्कोहल्स में भी तो O आता है ना, तो O के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो वो इजीली डोनेट कर देगा। The 2SN1 reaction will proceed at essentially the same rate since only difference is nucleophile। मतलब जो 2SN1 रिएक्शन है वो एक सेम रेट से काम कर रही है, जो डिफरेंस है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल का। ये देखो, एक में न्यूक्लियोफाइल ले रखा है NaI मतलब सोडियम आयोडाइड, और दूसरे में ले रखा है पोटेशियम फ्लोराइड, तो कौन इजीली रिप्लेस करेगा, ये देखना है। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब लिविंग ग्रुप का तो इफेक्ट SN2 पे भी था भाई, जो जितना छोड़ के जाएगा कार्बोकेटाइन जितना जल्दी बनाएगा उतना ही तो अच्छा है, जल्दी रिएक्शन होगी ना। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप हैज़ सेम इफेक्ट ऑन बोथ, मतलब दोनों पे सेम इफेक्ट करेगा। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और उतनी फास्ट SN1 रिएक्शन होगी। लिविंग ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक कार्बन का लेके गायब हो रहा है, तो इसी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ग्रुप विच बेस्ट स्टेबलाइज अ नेगेटिव चार्ज आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। और जब नेगेटिव चार्ज ले रहा है तो अगर जो स्टेबल कर सकेगा उस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर, वही तो बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा ना, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। और वो क्या होना चाहिए, वीक बेस, मतलब उस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ही संभाले पूरे को, किसी को देने की ज़रूरत ना पड़े उसे। देंगे कब, जब खुद के ऊपर ना रखा जाए कोई चीज़, तभी तो देते हैं ना। तो वही बेस्ट लिविंग ग्रुप होंगे, जो वीकेस्ट बेस हो और बेस्ट लिविंग ग्रुप हो। वीक बेसिस के आर रेडिली आइडेंटिफाइड, दे हैव हाई pKb वैल्यू। मतलब वीक बेसिस की क्या होती है, pKb वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। और pKb वैल्यू हाई है इसका मतलब बेसिसिटी कम है, क्योंकि pKb इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी से। ये देखो, तो इंक्रीजिंग लिविंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, I-Br, फिर Cl, फिर F, OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, ठीक है। आयोडीन होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि आयोडाइड क्या है, नॉन बेसिक, ये माइनस को डोनेट करना पसंद नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये अपने इसके ऊपर ही क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स की वजह से क्या करेगा, रख लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल देखो, ये है जैसे कि एक घर है जिसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं, तो कोई गेस्ट आएगा तो वो उसे अपने
क्या करेगा, अपने घर में रख सकता है ना इजीली। अब एक घर ऐसा है जिसके अंदर 2 ही कमरे हैं और उनकी जो फैमिली है पहले ही उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। अब जो गेस्ट होगा वो किस में ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा, जिसमें ऑलरेडी खाली कमरे हैं, वो वहाँ पे तो कितने ही दिन रह लेगा। लेकिन जिसके अंदर पहले ही ज़्यादा लोग हैं और कमरे सिर्फ 2 ही हैं, तो वहाँ पे तो क्या करेगा, वो थोड़े से दिन ही रुक पाएगा ना। थोड़े से दिन क्या, 1 दिन भी नहीं रुक पाएगा, क्योंकि कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा अगर आ जाएगा तो वो कहाँ रुकेगा। तो यही सेम है कि बेसिक कम होना चाहिए और लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब सोलवेंट का इफेक्ट देखो, ये इम्पोर्टेंट है। जो SN2 में क्या हो रहा था, जो कैटाइन था उसको क्या कर रहा था, जो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है वो उसे हाइड्रेट कर रहा था और उसको क्या कर रहा था, स्टेबलाइज कर रहा था, ताकि न्यूक्लियोफाइल बिना किसी रुकावट पे जाके अटैक कर दे। अब इसमें क्या कैसा सोलवेंट होगा, इसमें जो सोलवेंट है वो अफेक्ट करेगा रेट ओनली इफ़ इट इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ट्रांजिशन स्टेट। मतलब the nucleophile is not involved in rate determining steps, so solvent effect on nucleophile do not affect the rate of SN1 reaction। अब न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है RDS स्टेप के अंदर, तो क्या होगा, वो रेट को कैसे इफेक्ट करेगा SN1 रिएक्शंस में। तो पोलर सोलवेंट्स बोथ प्रोटीक एंड OA प्रोटीक will solvate and stabilize the charge transition state। अब क्या है, कार्बोकेटाइन बन रहा है तो सिर्फ उसी को स्टेबलाइज करना है ना, पॉजिटिव को, इंटरमीडिएट को, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्सेलरेटिंग SN1 रिएक्शन। तो ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे और SN1 रिएक्शन का रेट बढ़ा देंगे। नॉन पोलर सोलवेंट्स क्या करेंगे, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से SN1 रिएक्शन क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो जो रिलेटिव रेट है SN1 रिएक्शन का ड्यू टू सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होगा, ये देखो, रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा विद पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब पोलर प्रोटीक सॉल्वेंट क्या करेगा, रेट को इंक्रीज कर देगा SN1 रिएक्शंस के अंदर। H2O सबसे अच्छा वो होगा सॉल्वेंट, फिर इथेनॉल होगा 20%, फिर 40% इथेनॉल और फिर सिर्फ इथेनॉल। ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब जो सॉल्वेंट पोलैरिटी है, मतलब जो इनके बारे में ये बताती है, तो वो किससे एक्सप्रेस होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, एप्सिलॉन जिसे बोलते हैं। वो क्या मेज़र करता है, वो एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। मतलब वो सॉल्वेंट की उस एबिलिटी पे को मेज़र करता है जो कि उसे, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम करता है। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि देर डाइपोल सराउंड एंड एसोसिएट विद चार्ज स्पीशीज। मतलब जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, वो गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनके डाइपोल हैं वो सराउंड होते हैं किससे, चार्ज स्पीशीज से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ सॉल्वेंट्स का दे रखा है 11th-12th में, आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना ऊपर बताया गया वो देखो। अब देखो, ये जो बेसिस हैं जो यूज़ होते हैं, जो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, ये वही हैं HMPA, DMSO, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो बस ये याद नहीं करना कुछ इनमें से। अब क्या आ गया, हैलाइड टाइप। ये जनरल समरी है कि जो प्राइमरी हैलाइड होगा तो SN1 रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन SN2 हाईली फेवर होगा। E1 E2 आपने पढ़ी नहीं है अभी, तो इस पे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे E1 और E2, तो उसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जितना काम का था ना उतना मैंने आपको बता दिया है। अब ये देख लो सिर्फ SN1 और SN2। अब देखो जो सॉल्वेंट है कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है। रिएक्शन फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, जो SN1 रिएक्शन होगी किससे,
फेवर होगी पोलर सॉल्वेंट से। क्यों? क्योंकि वो इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे। अब SN2 रिएक्शन के अंदर कौन सा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर ए प्रोटीक सॉल्वेंट, तो कि वो कैटाइन को स्टेबलाइज कर सके, ठीक है, सॉल्वेंट इफेक्ट के थ्रू। अब न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस कैसा होना चाहिए? SN1 के अंदर क्या होना चाहिए? वीक इफेक्ट डालता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती ही नहीं हमारी SN1 रिएक्शन। अब SN2 के ऊपर क्या करता है? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है, क्योंकि गुड न्यूक्लियोफाइल या फिर वीक बेस होगा वो फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को। अब लिविंग ग्रुप का तो इफेक्ट दोनों में बराबर था, SN1 और SN2 के अंदर, तो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। सबस्ट्रेट क्या था? जो SN1 रिएक्शन है उसमें क्या होना चाहिए? जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सके। तो कौन सा था? 3 डिग्री एलाइलिक बेंजाइलिक सबस्ट्रेट, पहले रिएक्ट करेंगे फास्टर। और SN2 में क्या था? पीछे से अटैक करता है ना न्यूक्लियोफाइल, दप्पा हाइड सीख खेला होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? हिंड्रेंस कम चाहिए ना पीछे। तो ये याद रखना। हो गया आपका SN1 और SN2 कंप्लीट। थैंक यू।